गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैक ऑन फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिजिक्स 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कर रहे हैं। तो आज पार्ट नंबर 8 हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7 पार्ट्स वी हैव कवर्ड सो फार। सो हियर टुडे वी आर विद पार्ट नंबर 8, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस लॉ। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, तो आज हम इनको कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखिए, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो एमर्ज होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। ये हमने पढ़ा है ना, जब हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में बात की थी, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवर्स करती है ना। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगी ना, वो चार्जेस के बीच में चलती रहती हैं, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो मीन्स अगर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली निकलेंगी, वहाँ से पास होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं पहले। अब हम क्या मानते हैं, हमें ये देखना है एक्चुअल में कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, कोई भी सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो उस सरफेस में हम ये देखना चाहते हैं कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, कितनी ज़्यादा या कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो उस पर्टिकुलर सरफेस में से पास हो रही हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था तो हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो इनसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा बनती हैं, बहुत सारी बनती है, छोटे से एरिया में बहुत सारी आपको निकलती हुई दिखाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कमज़ोर है, ठीक है, वीक चार्जेस की वजह से हैं, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, वो बहुत कम होती हैं। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबको अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, लिसन, इफ वी एज्यूम ए सरफेस एरिया हैड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर मैंने एक सरफेस एरिया मान लिया। ठीक है, कोई भी सरफेस एरिया जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम क्या मान रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये मान लेते हैं, ये कोई, ये देखो ये जैसे सरफेस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ये सरफेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू दैट सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रही हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ टोटल लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ ये बताता है कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में से पास हो रही हैं। ठीक है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक चीज़, एक और इसमें वर्ड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब देखिए, जो भी सरफेस है उस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा नॉर्मल होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर आपने देखना है। जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो सरफेस में से आपने ये एज्यूम करके चलना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जो पास हो रही हैं उस पर्टिकुलर सरफेस से, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास हो रही हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उस सरफेस में जिस सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बना हुआ है, उस सरफेस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। ये चीज़ अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, ये उस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। ये तो हमें बट नेचुरल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर ज़्यादा होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर बहुत कम बनेगी अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ही तो बता रहा है कि कितनी पास हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की इंफॉर्मेशन से ही हमें एग्जैक्टली पता चल सकता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है ना। The number of field lines passing through perpendicular unit area will be proportional to the magnitude of electric field there. Exactly, अभी हमने जो बात की कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, के कोरस्पॉन्डिंग। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो लाइंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होगा। और अगर वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, जो पास हो रही है परपेंडिकुलरली, वो कम मिलेंगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक ना स्केलर क्वांटिटी है। हमने बात की थी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी के बीच में। स्केलर क्वांटिटी यानी इनकी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हमने सिर्फ नंबर देखने, कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, तो सिर्फ हमें एक वैल्यू देखनी है। तो ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ डेनोटेड बाय फाई। इसको फाई बोलते हैं, जो सिंबल बना हुआ है ये सिंबल, इसको फाई बोलते हैं, कि फाई से हम इसको डेनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। अब हम एक इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम जो यहाँ पर दिया हुआ है और जो हम डेरिवेशन, जो एक्सप्रेशन अभी हम निकालेंगे वो आपको अच्छे से समझना, उसको करके आना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। डेरिवेशन यानी एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम मानते हैं सपोज द सरफेस एरिया विद सरफेस एरिया एस इज हैड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। हमने क्या माना है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास हो रही है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर में दिख रही हैं यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तभी तो लाइंस पास हो रही हैं। और ये हमने एक सरफेस ले लिया इसके ऊपर, ठीक है, ये सरफेस ले लिया जिसका टोटल सरफेस एरिया कैपिटल एस है। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो कैपिटल एस है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस है जिसका टोटल सरफेस एरिया कैपिटल एस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट अस टेक ए स्मॉल सरफेस डी एस। अब मैं इस पूरे सरफेस में एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ जिसको मैं स्मॉल सरफेस मान लेता हूँ, छोटा सरफेस। तो बट नेचुरल है कि टोटल सरफेस एरिया को अगर हम कैपिटल एस बोल रहे हैं तो इसको हम स्मॉल जो सरफेस एरिया इसको हम डी एस मान लेते हैं, ठीक है। ये डी एस स्मॉल, डी एस है जो स्मॉल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया एक छोटा सा पार्ट आपने ले लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर एक ना इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो ये वाला एरो है ना, ये जो एरो, ये जो वेक्टर शो हो रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन जो डी एस होगी ये नॉर्मल टू द सरफेस होगी, है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि नॉर्मल टू द सरफेस मानना है आपको जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो हमने ये बात की थी ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो परपेंडिकुलर पास होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ देखते हैं, जो डी एस है वो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर जो डी एस है, नॉर्मल वेक्टर आपको पता है ना, नॉर्मल वेक्टर का हम यूज़ कब करते हैं, किसी चीज़ की डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये एक सरफेस है स्मॉल सरफेस डी एस, और ये जो डी एस एरो है जो वेक्टर है, ये इस सरफेस की ओरिएंटेशन बता रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में ये सरफेस एरिया है जहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम ये भी मानते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन डी एस है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई के साथ एक एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। थीटा बना रही है डी एस किसके साथ, ई के साथ। डी एस क्या है, इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस सरफेस एरिया, ठीक है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, अब इन दोनों के बीच में मैं मानता हूँ कि थीटा एंगल है, थीटा एंगल बन रहा है जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। नाउ द कंपोनेंट ऑफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ डी एस इज इक्वल टू ई कोस थीटा। अब अगर हम देखें, ये देखो ई है ये, है ना, हर वेक्टर को आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी है शुरू से ही। तो हम मानते हैं
कि हमें ऑब्जर्वेशन से डायग्राम की ये पता चलता है कि आप ds की डायरेक्शन में जो e का कंपोनेंट है ना उसको आप e कोस थीटा बोलोगे। ये e कोस थीटा जो है, जो e है इसका एक कंपोनेंट e साइन थीटा और e कोस थीटा होगा। तो ds के डायरेक्शन में यानी ds के अलोंग, इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन के अलोंग जो e का कंपोनेंट है वो हमने e कोस थीटा ले लिया यहाँ पे, ठीक है, e कोस थीटा। क्लियर है आपको? दस स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई पासिंग थ्रू स्मॉल सरफेस एरिया डी एस इज गिवन एज। तो अगर आप स्मॉल वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की देखना चाहते हैं इस स्मॉल सरफेस एरिया पे, तो वो इस तरीके से आएगी डी फाई, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो डी फाई, और स्मॉल सरफेस एरिया डी एस से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आएगी ई कोस्टिटा डी एस। क्योंकि ई देखो दो फैक्टर्स की वजह से है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सरफेस एरिया यानी डीएस, ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एरिया का जो एरिया है उसको डीएस हमने माना, तो वो डीएस, और साथ में उसका डीएस का प्रोडक्ट किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट के साथ जो डीएस की डायरेक्शन में है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो डीएस की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ई का, ई कोस थीटा है। तो ई कोस थीटा और डी एस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर हम ए बी कोस थीटा लिखते हैं तो आप इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको भी आप ई डॉट डी एस लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनके ऊपर मैंने एरो का साइन यहाँ पे बनाया क्योंकि अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है इस पूरे, इस छोटे से एरिया के लिए आया, डीएस सरफेस एरिया के लिए आया, ठीक है। लेकिन अगर आपको अब एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है इस पूरे सरफेस एरिया के लिए, है ना, पूरा सरफेस, पूरे सरफेस के लिए जिसकी सरफेस एरिया की वैल्यू कैपिटल एस है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम यही करते आ रहे हैं अभी तक कि अगर आपको छोटी एक वैल्यू पता है और आपको उसी प्रोपोर्शन में, आपको उसी सिमिट्री में एक बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप छोटी वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं किसके साथ, उस चीज़ की टोटल वैल्यू के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है ना। तो जैसे आपके पास स्मॉल इलेक्ट्रिक प्लस की वैल्यू ई डॉट डी एस आई थी, तो टोटल कैसे आएगी, आप सिंपली एस के साथ यानी टोटल सरफेस एरिया के साथ इस वैल्यू को आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस पूरे सरफेस के ऊपर, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, ये देखो ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस था ये, है ना, नीचे इसको आपने पूरे सरफेस एरिया यानी कैपिटल एस जो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो आपके पास ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको अब आपने फाई बोल दिया, पहले डी फाई था स्मॉल सरफेस एरिया के लिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ उसको आपने फाई से डिनोट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जो कुछ ये एक एक मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप अभी इनको क्रैम कर लीजिए सिंपली, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर जूल मीटर पर कूलम है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1l3 t-3 a-1। ये आपको याद करना है। ए जो है वो यहाँ पे एम्पियर है, एम्पियर हम करंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाकी एम एल और टी से आप फैमिलियर हैं, आपको पता है एम एल और टी किस लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आप इनको सिंपली याद कर लीजिए अभी, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल सरफेस इज गिवन बाय द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर स्मॉल एरिया सरफेस एरिया डी एस। तो मतलब जो अगर आपके वो छोटे से डी एस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आता है, ये ई डॉट डी एस आता है, तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं पूरे सरफेस पे, इसका सरफेस इंटीग्रल लेके। ये जो आपने एस यहाँ पे लिखा है कैपिटल एस की वैल्यू से इंटीग्रेट करना है, तो उसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू फॉर ए क्लोज्ड सरफेस एरिया एस इज रिप्रेजेंटेड एस। देखिए ये जो सरफेस एरिया था हम किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर ले रहे थे, ये जो आपने ये वैल्यू ली थी चाहे वो ओपन है या क्लोज्ड है। क्लोज्ड आपको पता है, ठीक है, क्लोज्ड या ओपन में क्या डिफरेंस होता है,
तो ये किसी भी जनरल फॉर्म में हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हमारा जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो अगर एक क्लोज सरफेस एरिया के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लेंगे तो उसको आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये देखिए इसका सिंबल भी चेंज हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ये क्लोज सरफेस का सिंबल है, ठीक है, और आपने जो इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे भी आपने इन सर्कल कर दिया इसको यहाँ, है ना, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है, सिंपली डेनोशन में एक डिफरेंस बताइए किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जब भी क्लोज सरफेस एरिया की बात करनी है तो आपने यहाँ पे एक रिंग बना देना है इंटीग्रल के ऊपर, ठीक है, इंटीग्रल का ये जो साइन है, और ये आपने ये साइन भी चेंज कर देना, जो फाई था तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ये भी फाई ही है, लेकिन ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है जब हम क्लोज सरफेस एरिया की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लक्स। टाइप ऑफ फ्लक्स मीन्स फ्लक्स कितने तरह का होता है। यूजुअली फ्लक्स दो तरीके का होता है, इनवर्ड या फिर जिसे हम नेगेटिव फ्लक्स भी बोलते हैं, या फिर आउटवर्ड पॉजिटिव फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं। आपने डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, हमें दोनों ही तरीके के इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाए हुए हैं। पहले वाला पॉजिटिव फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स यानी देखिए इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव फ्लक्स या जिसको आउटवर्ड फ्लक्स भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स है ना वो बॉडी से दूर बाहर की ओर जा रही है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बॉडी मतलब चार्ज यहाँ कहीं होगा, ठीक है, चार्ज सेंटर में होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स हैं वो इससे दूर जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं बॉडी से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स होता है। और अगर आप वो नेगेटिव फ्लक्स की बात करें, जो दूसरा आपका टाइप है, उसमें क्या होगा, चार्जेस आसपास हैं कहीं, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी वो बॉडी यानी जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी तरफ डायरेक्टेड होगी, इनवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है, यानी बॉडी की तरफ है नेगेटिव फ्लक्स में, या फिर जिसे इनवर्ड फ्लक्स भी बोलते हैं। और आउटवर्ड में या पॉजिटिव वाले में बॉडी से दूर जाती हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है एक दो नंबर में, तो आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा गोस थ्योरम। गोस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोस थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं कि गोस थ्योरम क्या कहती है। एक्चुअल में जो गोस थ्योरम है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक मेजरमेंट देती है सिंपली, ठीक है, कि क्या वैल्यू आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डिटरमिन कर सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला देता है गोस थ्योरम, ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही ये बताता है आपको। तो पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस। पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का क्या मतलब है, जो क्लोज सरफेस एरिया पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रही हैं वो परपेंडिकुलर है उस सरफेस एरिया के, यानी जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से उस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। यही चीज़ हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल का बस वही मीनिंग है, परपेंडिकुलर पास हो रही है सरफेस एरिया से, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आप निकालेंगे एक क्लोज सरफेस की, वो किसके बराबर होगी, वो 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जितना भी टोटल चार्ज उस क्लोज सरफेस एरिया के अंदर होगा, ठीक है। हम क्लोज सरफेस एरिया पे ही देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उस क्लोज सरफेस एरिया पे ही जितना टोटल चार्ज है, मान लेता हूँ क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, उस टोटल चार्ज को आपने 1/ε टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई भी ये सरफेस एरिया, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, ठीक है। तो मैं इसका नेट जो चार्ज है उसको मैं Q बोल देता हूँ कि नेट जो चार्ज, नेट की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब टोटल इन सब का रिजल्टेंट एक चार्ज जो नेट चार्ज है उसको मैं Q मान लेता हूँ, ठीक है, Q मान लेता हूँ। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पढ़ा ये फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस, है ना, ये देखो इस रिंग से बदल रही है, क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, क्यू नेट, है ना, क्लोज सरफेस का जो नेट चार्ज है, यानी क्यू नेट यानी नेट चार्ज जो है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने यही तो बात की है ना कि 1/एप्सिलॉन नॉट किसका, टोटल चार्ज का जो नेट चार्ज है इस बॉडी में, ठीक है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट से आप क्यू
यानी नेट चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली यहाँ पे, तो क्यू नेट क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपका। तो ये आपको ये हाईलाइटेड डार्क शेड में ये जो दिख रही है ये एक्सप्रेशन, यही आपकी गॉस थ्योरम है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू नेट क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल जो नेट चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देगा उस क्लोज सरफेस एरिया में, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ की एक वेरिफिकेशन करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर करते हैं। तो मीन्स आपने ये जो चीज़ पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है ई डॉट डी एस वो क्या हो अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ रही है ना, क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या नेट चार्ज है उस सरफेस एरिया के अंदर, ठीक है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपकी ई डॉट डी एस के इक्वल आ रही है, तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी है कि ये चीज़ जो हमने एज्यूम की है गॉस लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बिल्कुल सही चीज़ है। इसको हम लॉजिकली इसको क्वांटाइज मतलब प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी को पढ़ते हैं आगे, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज आपने ले लिया प्लस क्यू, ठीक है। और ये आपने प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे माना है, हमने माना है कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल्स यानी स्फीयर है ना, शेल स्फेरिकल शेप में है ये, और इसके सेंटर में आपने इसको प्लस क्यू चार्ज को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और स्फेरिकल है मतलब स्फीयर है तो इसकी रेडियस भी कुछ होगी, तो कैपिटल आर मैं इसकी रेडियस मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा है कि एक स्फेरिकल शेल है, उसके सेंटर में आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया और उस स्फेरिकल शेल का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। नाउ लेट ई एंड डी एस बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्मॉल सरफेस एरिया रिस्पेक्टिवली। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस क्यू है, चार्ज है, यानी इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली होगा। और अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होंगी, है ना, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्यू की वजह से जो होगी हम उसको ई मान लेते हैं कि ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। और ये जो टोटल सरफेस है इस पूरे स्फीयर का, इसका एक स्मॉल एरिया, आप ये देखो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसको अपने स्मॉल सरफेस एरिया डी एस बोल दिया है, ठीक है। ये जो एरो दिखा रहा है ये नॉर्मल टू डी एस है, ये डी एस सरफेस एरिया की ओरिएंटेशन बता रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में डी एस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस ई एंड डी एस आर पैरेलल बिकॉज बोथ आर रेडिकली आउटवर्ड्स एज द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब देखो जब चार्ज जो है वो यहाँ पर है ना, ठीक है, तो इसका जो भी इसका एरिया है, ठीक है, और जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो बाहर की ओर निकलेंगी, है ना, बाहर की ओर निकलेंगी, ठीक है। देखो जैसे इसमें डायग्राम में शो भी किया हुआ है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बाहर की ओर निकल रही हैं, ये भी बाहर की ओर निकल रही है ना। और जो डी एस है ये इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ये भी बाहर की ओर है। तो हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट पैरेलल है एक दूसरे के, है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेंगे आपको डी एस भी और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करते हो, तो ई की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगी इसमें, इसको हम यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं कि बिल्कुल इस नॉर्मल वेक्टर जो डी एस नॉर्मल वेक्टर सरफेस एरिया डी एस के लिए डी एस की डायरेक्शन को शो कर रहा है उसके बिल्कुल पैरेलल हम मान रहे हैं इनको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। पैरेलल मानने का एक तरीका और भी देख लीजिए, एक चीज़ मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपने ई डॉट डी एस ली है, ठीक है। ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कोस थीटा होता है ना, ई डी एस कोस थीटा होता है। और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब 0 डिग्री को होगा, क्योंकि कोस 0 डिग्री 1 है, यानी ई और डी एस के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो इस डायग्राम पे जो हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ई डी एस पैरेलल है मतलब 0 डिग्री है, ठीक है, मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू को मान के कर रहे हैं कि इस वक्त हम जो स्टडी कर रहे हैं हम उसकी कुछ वैल्यू मान के चल रहे हैं कि वैल्यू होगी, कुछ 0 वैल्यू नहीं होगी। अब एक बात सुनिए, अगर आप इस चीज़ को समझिए कि अगर ई और डी एस मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैं मान लेता हूँ इनको, तो ये कोस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, कोस 90 डिग्री हो जाएगा, ई डी और डी एस के बीच में थीटा एंगल बनेगा। तो ई डॉट डी एस जो यहाँ पे दिखाया हुआ है वो ई डी एस कोस 90 डिग्री हो जाएगा।
और कोस 90 डिग्री जीरो होता है, तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं होगा, है ना। तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू कब होगी, जब ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल हैं एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं। क्लियर, आगे गिरे। The magnitude of electric field intensity at all points on the sphere is, अब आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं एक सरफेस एरिया में जिसका जो स्फेरिकल है शेप में, ठीक है, और अगर हम उसका एक जो चार्ज की वैल्यू उसको क्यू मानते हैं और उसकी जो रेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो उसकी वो स्फेरिकल रेंज की आप जो रेडियस है उसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ तो आपने निकाली हुई है ना कि अगर आप किसी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना चाहते हैं जो 4 से R डिस्टेंस दूर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे मैं मानता हूँ, ठीक है, कि मैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू देखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस क्यू से R डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस दूर है कैपिटल आर, है ना। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी Q अपॉन 4/ε0r², है ना। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, आपने ई की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे क्यू अपन 4/ε0r², ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट है ना, क्यू भी चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, 4/ε0 भी कांस्टेंट है, आर यानी रेडियस भी कांस्टेंट होगा ना। किसी स्फेरिकल शेप की जो रेडियस होगी वो फिक्स ही तो होगी, वो चेंज तो नहीं होगी बार बार, है ना। तो आर भी हमारा कांस्टेंट है, तो आपको पता है जो कांस्टेंट फैक्टर है इसको आप इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं, और आपके पास वो वाली वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर आ जाती है जो वेरिएबल है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अब आप ds को इंटीग्रल कर रहे हो, इंटीग्रल ले रहे हो पूरे सरफेस एरिया की वैल्यू के साथ, s के साथ, है ना। तो ये वाला फैक्टर आपका बाहर आ गया। और अगर आप ds को इंटीग्रल पूरा लेते हो कैपिटल वैल्यू s के साथ जो पूरे सरफेस एरिया की वैल्यू है कैपिटल S, तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी 4πr², क्योंकि हमें पता है यानी टोटल एरिया जो होगा सरफेस एक स्फेरिकल बॉडी का वो 4πr² होता है, ये चीज़ हमें पता है ना। ये जो देखो ds स्मॉल सरफेस है, छोटा सरफेस है, अगर पूरा सरफेस आपने लेना है, ठीक है, तो आपने इंटीग्रेशन कर दी उसकी वजह से, तो पूरा सरफेस एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे पूरा सरफेस होगा यहाँ पे पूरे स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया। तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी अगर उसका रेडियस में कैपिटल आर मान के यहाँ पे चल रहा हूँ, तो उसका जो फॉर्मूला होगा, जो उसकी वैल्यू होगी सरफेस एरिया की स्फेरिकल बॉडी की, वो 4πr² होगी, है ना। तो ये चीज़ वहाँ से आ गई आपके पास, इस फैक्टर की जगह आपने 4πr² लिखी है, ठीक है। अब आप 4πr² को देखेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है ये, तो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए आपका जो फाई है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका वो इक्वल टू किसके, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ नेट चार्ज जो है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन होता है, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारे एग्जांपल में जो नेट चार्ज है वो Q ही तो है, प्लस Q चार्ज की वजह से ही तो हम देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो आपके पास नेट चार्ज यहाँ पे Q है, तो क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपकी गॉस लॉ की डेफिनेशन थी, अगर आपको याद होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस एरिया में आप देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो किसके होगा, जो टोटल चार्ज होगा उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से वेरीफाई कर दिया किसे, गॉस लॉ को। ये देखो यही तो था तो गॉस लॉ, है ना, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको आप अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन गॉस लॉ को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और गॉसियन सरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे, गॉसियन सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।